हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं लास्ट ईयर यानी 2023 का जो हमारा जूलॉजी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है। ठीक है, जिसका टाइटल है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोजूलॉजी। ठीक है, और हमारा इसका पेपर कोड है B050501T। इसको हम सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में पूरा। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा एग्जाम है वो किस टाइप से आता है। ये देखिए, टाइम जो होता है इसको करने के लिए दिया जाता है हमें 3 घंटे का, और ये 75 नंबर का जो हमारा एग्जाम होता है हम सभी जानते हैं कि होता है। ओके, शुरू में दिए होते हैं इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये देखिए जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर दिया गया है कि हमारे जो क्वेश्चन है वो 5 हैं। ठीक है, और पाँचों करने जो है वो कंपलसरी हैं। ठीक है, और जिसके लिए हमें क्या है 3-3 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि हमारे 15 नंबर के जो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वो होते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर हमारा पैरामीशियम में ऑटोगैमी की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ओके, क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम आंसर करने वाले हैं इनके। सेकंड है हमारा कि ओबेलिया में बहुरूपता का वर्णन कीजिए। 3 दिया गया है 3 पर कि सिस्टी सर्कस लार्वा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फोर्थ है कि लाख के विभिन्न उपोत्पाद जो होते हैं वो लिखिए आप। एंड उसके बाद दिया गया है फिफ्थ और लास्ट की मधुमक्खी में विभिन्न जातियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब देखते हैं इनके आंसर्स हम किस टाइप से एग्जाम में लिख के आए। ओके, क्वेश्चन पेपर में हम देख चुके हैं जो वेरी शॉर्ट के हमारे क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए यहाँ पर पैरामीशियम में ऑटोगैमी की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है। आंसर देखिए कैसे लिख के आना है। ऑटोगैमी प्रक्रिया में जो हमारे हैं, ठीक है, एक ही जीव के 2 लघु केंद्रक यानी कि माइक्रो न्यूक्लियस। हम सभी जानते हैं कि जो पैरामीशियम होता है उसमें 2 हमारे न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस एंड एक मेगा न्यूक्लियस। ठीक है, 2 प्रकार के हमारे न्यूक्लियस होते हैं, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक। सो ऑटोगैमी प्रक्रिया में एक ही जीव के 2 लघु केंद्रक या युग्मक केंद्रक परस्पर संयुक्त होकर, ठीक है, वो क्या है, जुड़ जाते हैं, एक युग्मनज केंद्रक का निर्माण करते हैं। ठीक है, पैरामीशियम में होने वाली इस प्रक्रिया में दोनों लघु केंद्रकों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 8 अगुणित संतति केंद्रक जो होते हैं उनका निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है कि जिसमें से 7 विलुप्त हो जाते हैं और शेष एक केंद्रक में सूत्री विभाजन होता है, और फिर दोबारा क्या होता है, 2 हमारे युग्मक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, पहले क्या हुआ, जो हमारे 2 लघु केंद्रक थे वो समीप आए और उन्होंने एक युग्मनज केंद्रक बनाया। उसके बाद उनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और हमारे जो 8 अगुणित संतति केंद्रक होते हैं वो बन जाते हैं। देन उनमें से 7 विलुप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारा एक बचा हुआ होता है वो वापस से सूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 युग्मक केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। ओके, इसी समय गुरु केंद्रक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है और दोनों युग्मक केंद्रक एक दूसरे के साथ संयलित होकर एक युग्मनज केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस युग्मनज केंद्रक में 2 बार विभाजन होता है और 4-4 केंद्रक इनमें बनते हैं। ठीक है, इसमें से 2 गुरु केंद्रक और 2 लघु केंद्रक हमारे होते हैं। तत्पश्चात कोशिका द्रव्य तथा लघु केंद्रकों में एक साथ विभाजन होता है और 2 हमारी जो संतति प्राणी होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, पैरामीशियम जो होता है हमारा वो क्या करता है, पैरामीशियम में हमारे कायिक जनन पाया जाता है, यानी कि अपने शरीर से वो अपने जैसे जीवों का निर्माण करता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ओबेलिया में बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया। ठीक है, ओबेलिया में बहुरूपता, जब किसी जंतु निवह या कॉलोनी में संरचनात्मक एवं कार्यकी की दृष्टि से 2 से अधिक जीवक या फिर जॉइड होते हैं तो इस कॉलोनी को हम बहुरूपता कहते हैं, और इस विशिष्टता को हम क्या कहते हैं, बहुरूपता। ओबेलिया में 3 प्रकार की जीव जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट होते हैं हमारे पोलिप, ये पोषकों का कार्य करते हैं इसलिए इन्हें हम जठर जीवक भी कहते हैं। सेकंड टाइप के जो जीव होते हैं इसमें वो होते हैं हमारे ब्लास्टोस्टाइल, ये जनन का कार्य करते हैं और इन्हें हम जनन जीवक कहते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, गोनोजॉइड्स। सेकंड जो थर्ड होते हैं हमारे वो होता है मेड्यूसा। मेड्यूसा क्या होता है, ये लैंगिक जीवक है। ठीक है, मेड्यूसा जो होते हैं हमारे लैंगिक जीवक है, 3 प्रकार के जीव होते हैं इसलिए हम इसमें क्या देखते हैं, बहुरूपता। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि सिस्टी सर्कस लार्वा क्या होता है। ओके, सो सिस्टी सर्कस लार्वा एक फीताकृमि का लार्वा है। ये वयस्क फीताकृमि को दिया गया नाम है जो छोटे होते हैं और थैली जैसे मूत्राशय के समान होते हैं। डायग्राम देखने वाले, और इन्हें मूत्राशय कृमि के रूप में जाना जाता है। ये देखिए आप डायग्राम, यहाँ पर ये स्कोलेक्स है इनका, ठीक है, जहाँ पर ये मुख्य हेड है, और उसके बाद ये क्या होता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर होता है इस टाइप से इसमें एक ब्लैडर पाया जाता है। तो ये हमारा टेपवॉर्म का सिस्टी सर्कस लार्वा है, आप इसका डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में। ओके,
उसके बाद फोर्थ पर दिया गया है कि लाख के विभिन्न उपोत्पाद क्या है। ठीक है, लाख एक हमारा जटिल पदार्थ है जिसमें कि 68 से 90% तक रेजिन और हमारा 6% मोम, 5 to 10% एल्ब्यूमिन तथा 3 to 7% जो खनिज यानी कि मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और जो हमारा लाख होता है ये ताप की कुचालक तथा पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, यानी कि पानी में अघुलनशील होते हैं। इसका प्रयोग ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने में, पॉलिश, पेंट, वार्निश, खिलौने, ठीक है, आभूषण, मोहर लगाने वाला लाख आदि बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग वैद्युत पदार्थों में विद्युत अवरोधी की भांति भी किया जाता है। आप देखने वाले हैं हमारा वेरी शॉर्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए उन्होंने पूछा है कि मधुमक्खी में विभिन्न जातियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मधुमक्खी की हमारी 4 जातियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट होती है एपिस डोर्सेटा, तो यह लगभग 20 मिलीमीटर हमारी परिमाप की होती है, जो कि अन्य प्रजातियों में सर्वाधिक लंबी होती है। और इसे सारंग, बोम्बारा तथा भीमकाय मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके आक्रामक जो व्यवहार होता है उसके कारण इसका पालन संभव नहीं है। सेकंड होती है हमारी एपिस इंडिका। एपिस इंडिका इसको हम भारतीय मधुमक्खी भी कहते हैं और ये आकार में एपिस डोर्सेटा से थोड़ी छोटी होती है। और ये अपना जो छत्ता होता है अंधेरे स्थानों जैसे कि गुफाओं, पुराने पेड़ों की खोखल, टूटी फूटी इमारतों, कुओं आदि पर बनाती है। ठीक है, और इनके एक छत्ते से लगभग 6 से 7 पाउंड शहद जो होता है वो प्राप्त होता है। ये नम्र स्वभाव की होती है, इसलिए इसका पालन जो हमारा आता है वो संभव है। उसके बाद थर्ड होती है हमारी एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया क्या होती है? यह हमारी एक भृंगा मधुमक्खी अथवा छोटी मधुमक्खी के नाम से जानी जाती है और यह छोटा छत्ता बनाती है। ठीक है, जिसमें से एक बार में केवल 250 ग्राम शहद जो होता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये व्यवहार में डरपोक होती है और डंक जो होती है वो कम मारती है। ठीक है, जिसके कारण इसके छत्ते को आसानी से तोड़ा जा सकता है। लास्ट होती है हमारी एपिस मेलिफेरा। ठीक है, यह यूरोपियन मधुमक्खी है जो कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है और यह भी डरपोक स्वभाव की होती है। अब देखते हैं हम अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, सेक्शन ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा पेपर होता है वो 3 सेक्शन में बटा होता है। अब सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, जिसमें कि हमें 3 दिए होता है और 3 में से हमें किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और उसके लिए हमें 7.5 अंक जो होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए, यानी 2 के लिए हमें मिलेंगे इसमें 15 अंक। यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट पूछा गया है कि सेक्सुअल द्विरूपता क्या है, नर व मादा स्कैरिस में क्या विभिन्नताएं हैं, बताइए। ओके, उसके बाद पूछा गया है कि रेशम पालन क्या है और भारत में रेशम कीट के जीवन चक्र का जो होता है उसका रेशम पालन का वर्णन कीजिए। थर्ड पूछा गया है कि स्पंज में विभिन्न प्रकार की नहर प्रणाली जो होती है उसका वर्णन कीजिए। अब इनमें से हम 2 करने वाले हैं, चॉइस आपकी कोई भी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए सेक्शन बी। ओके, सेक्सुअल द्विरूपता क्या है, नर व मादा एस्केरिस में क्या भिन्नताएं बताइए। सो एस्केरिस में लिंग जो होते हैं वो अलग होते हैं और लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इसका मीन होता है कि नर तथा मादा जंतु जो होते हैं वो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। ओके, नर जंतु मादाओं की अपेक्षा छोटे और उनमें वक्रित पूंछ यानी कि जो रिकर्व्ड टेल होती है वो पाई जाती है। ठीक है, और अवस्कर और एक जोड़ी पीनियल सूख होते हैं जिनका मादा में अभाव होता है और जनन ग्रंथियां विशेष रूप से लंबी, कुंडलित और नली के आकार की होती हैं। मादा में जनन छिद्र से जुड़ी रहती हैं तथा नर की जो जनन ग्रंथियां होती हैं वो अवस्कर में खुलती हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एग्जाम में अगर हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं, ठीक है, तो अच्छे खासे नंबर हमें मिलते हैं। एग्जाम में क्लासिफिकेशन लिखना जरूरी होता है। अगर हमसे कोई भी जीव के बारे में पूछा जा रहा है हमें याद होना चाहिए। फाइलम होता है हमारा इसका निमेटोडा, क्लास होती है फेजमीडिया, ऑर्डर होता है एस्कोरियोडी। ठीक है, सब ऑर्डर होता है हमारा एस्केरिनी, फैमिली होती है एस्केरिडी, जीनस होता है एस्केरिस एंड स्पीसीज होती है हमारी लुम्ब्रिकॉइडिस। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है हमारा एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। एक बार आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर ए दिया गया है ये है हमारा मेल। ओके, और जहाँ पर बी है ये हमारी फीमेल। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इनके लिप्स हैं, माउथ है। ठीक है, ये लेटरल लाइन है जो बीच में दिख रही है और ये होते हैं एक्सक्रेटरी पोर। ठीक है, जिनसे एक्सक्रेशन होता है। और यहाँ पर देख लीजिए फीमेल गोनोपोरा है, एनस एंड देन टेल, ये होती है हमारी कर्व्ड टेल जिसकी बात कर रहे थे। सो डायग्राम बना सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लेके इसका एग्जाम में। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस जो होती है वो मनुष्य के सुपरिचित 8 परजीवियों में से एक है। यद्यपि इसका वितरण विश्वव्यापी है तथापि यह भारत, चीन, कोरिया, फिलीपाइन द्वीप समूह और जो हमारे पैसिफिक द्वीपों में विशेष रूप से पाया जाता है। साइज एंड शेप देख लेते हैं।
एस्केरिस का जो शरीर होता है वो लंबा बेलनाकार और दोनों सिरों पर धीरे धीरे नुकीला होता है। मादा की लंबाई सामान्यतः 20 से 40 सेंटीमीटर का और जो व्यास होता है इसका वो 4 से 6 मिलीमीटर होता है। और इसकी जो पूंछ होती है वो सीधी होती है, अभी हमने डायग्राम में देखा। इसके अलावा नर प्राणी अपेक्षाकृत छोटा और 20 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 से 4 मिलीमीटर व्यास का होता है। इसका पुच्छ सिरा अधर तल की ओर मुड़ा होता है। ओके, अब देख लेते हैं हमारा सेक्शन बी है उसका हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि रेशम पालन क्या होता है और भारत में रेशम कीट के जीवन चक्र व रेशम पालन का वर्णन कीजिए। सो रेशम पालन क्या होता है यानी कि सेरीकल्चर। ठीक है, मैं इसकी वीडियो सेपरेटली भी डाल चुकी हूँ चैनल पर, आप लोग जाके पढ़ सकें। सारी वीडियो जो है बुक वहाँ पर कंप्लीट हो गई है। सो रेशम प्राप्ति हेतु रेशम कीट का समुचित प्रबंधन रेशम कीट पालन कहलाता है। संपूर्ण विश्व में रेशम कीट की विभिन्न जातियाँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं, जो अपने पर्यावरण के अनुसार रेशम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करती हैं। ओके, अब देख लेते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। फाइलम होता है हमारा आर्थ्रोपोडा, क्लास होती है इंसेक्टा, ऑर्डर होता है हमारा लेपिडोप्टेरा, जबकि जीनस होता है बोम्बिक्स एंड स्पीसीज होती है मोराई। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है हमारा बोम्बिक्स मोराई। अब देख लेते हैं इसका जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ मलबेरी सिल्कवॉर्म। शहतूत का जो रेशम कीट होता है उसका जीवन चक्र। बोम्बिक्स मोराई का शरीर दृढ़, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा तथा क्रीम रंग का होता है। हम डायग्राम में देखने वाले हैं अभी। इसका जो शरीर होता है सिर, वक्ष तथा उदर में बटा होता है और इसके सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र, एक जोड़ी श्रृंगिकाएं तथा चूसने के लिए अनुकूल मुखांक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। वक्ष में 2 जोड़ी पंख तथा 3 जोड़ी संयुक्त टांगे जो होती हैं वो पाई जाती हैं। पंख सल्कों से आवृत तथा फैले हुए होते हैं। अब देखिए डायग्राम की सहायता से समझते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एडल्ट मेल और ये है एडल्ट फीमेल। ठीक है, जो हमारी मादा की यहाँ पर क्या होती है रेशम कीट, वो क्या करती है, वो अंडे देती है शहतूत की पत्तियों पर। ये मतलब 300 से 500 अंडे तक दे सकती है शहतूत की पत्ती पर, और उसके बाद ये शहतूत की पत्तियों से चिपके रहते हैं। ठीक है, और कुछ दिनों बाद इनसे एक सूक्ष्म जीव होता है हमारा कैटरपिलर, वो निकलता है, यहाँ पर देख लीजिए आप। और जो रेशम का धागा होता है वो इस पर लिपटकर कोकून का निर्माण करता है। जो हमारा कैटरपिलर होता है ये 1000 से 1500 मीटर लंबा रेशम तैयार करने में सक्षम होता है। ओके, और ये चारों तरफ लिपटकर इसके कोकून का निर्माण करता है जो हमारा रेशम का धागा होता है। ठीक है, रेशम कीट की जो अधिकतम वृद्धि है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेशम पालन जो केंद्र होता है उसमें 23 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस का जो तापक्रम है वो विकसित कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कैटरपिलर जो होते हैं वो अधिकतम वृद्धि करते हैं। उसके बाद जो कोकून होता है हमारा, कोकून के अंदर परिवर्धन के पश्चात जो कैटरपिलर होता है प्यूपा का क्राइसैलिस में बदल जाता है। ठीक है, प्यूपा अवस्था जो होती है यहाँ पर आप देख रहे हैं वो हमारी 12 से 15 दिन की होती है और प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पश्चात वह क्षारीय द्रव का स्राव करता है। ठीक है, जो कि कोकून सिरे को आर्द्र कर देता है। ठीक है, यानी कि नम कर देता है और वयस्क कीट इस सिरे से बाहर निकल आता है और इस क्षतिग्रस्त कोकून से जो रेशम का धागा है वो प्राप्त नहीं होता है। कोकून से निकलने के फौरन बाद नर और मादा जो कीट होते हैं वो मैथुन करते हैं। ठीक है, और मादा अंडे देना प्रारंभ करती है और अंडे देने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि त्वक पतन के समय लार्वा में तरुण हार्मोन उपस्थित होता है तो जो लार्वा होता है वो हमारे वयस्क में विकसित हो जाता है। ठीक है, ये इनका पूरा एक लाइफ साइकिल होता है, यानी एडल्ट मेल एडल्ट फीमेल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग देती है, वो शहतूत की पत्तियों पर चिपक जाते हैं। उसके बाद इनसे एक सूक्ष्म जीव कैटरपिलर निकलता है जो कि रेशम के धागे का निर्माण करता है। रेशम का धागा इस पर लिपटकर कोकून का निर्माण करता है। ठीक है, और कोकून जो होता है हमारा उसके बाद इसमें एक प्यूपा अवस्था आती है। ठीक है, और प्यूपा अवस्था से क्या होता है हमारा जो रेशम का धागा होता है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आप इसका जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट लेकर बना भी सकते हैं। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं अपने लॉन्ग जो है हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर देखिए आप लोग डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जो हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 15 अंक दिए जाते हैं। हम अगर एक क्वेश्चन करते हैं 3 करने होते हैं, 5 में से हमें 3 यहाँ पर क्वेश्चन जो होते हैं वो करने होते हैं। देखते हैं किस टाइप के दिए गए थे। ठीक है, जो हमारे 2023 में है। फर्स्ट पूछा गया था कि संघ एनेलिडा के सामान्य लक्षणों का उल्लेख कीजिए तथा उदाहरण सहित
ऑर्डर तक वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्गीकरण का आप क्या है, वर्णन कीजिए। उसके बाद पूछा गया था सेकंड हमसे कि वेक्टर्स क्या है, बायोलॉजिकल व मैकेनिकल वेक्टर्स में उदाहरण सहित अंतर बताइए। ओके, उसके बाद पूछा गया था जो थर्ड है लोगों का कि स्टारफिश में जल संवहनी तंत्र का आप विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। देन पूछा गया था हमारा कि पायला में श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए। वे पानी कैसे पानी व हवा में जीवन व्यतीत करते हैं उल्लेख कीजिए। और लास्ट पूछा गया था हमसे कि मत्स्य पालन क्या है, मछली पालन कैसे किया जाता है बताइए। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, चॉइस हमारी है, हमें 3 इनमें से कौन से करने हैं। यहाँ पर देखिए जो हम फर्स्ट करने वाले हैं, संघ एनेलिडा के सामान्य लक्षणों का उल्लेख कीजिए तथा उदाहरण सहित ऑर्डर तक वर्गीकरण कीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो बुक है फर्स्ट वो कंप्लीट करके मैं पूरी टोटल डाल चुकी हूँ चैनल पर, आप लोग जाकर कोई सा भी क्वेश्चन वहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, अपनी बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, फर्स्ट बुक भी और सेकंड बुक भी, जो हमारी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट और सेकंड बुक है। ठीक है, सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा संघ के जो प्राणी होते हैं वो लंबे, द्विपार्श्व सममित यानी कि बायलेटरली सिमेट्री होती है तथा खंडयुक्त होते हैं, जो विखंडन की उच्चतम क्षमता रखते हैं और ये जंतु अंग तंत्र स्तर का संगठन दर्शाते हैं। इन जंतुओं में सर्वप्रथम बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र का विकास हुआ था। ठीक है, और इनके जो लक्षण है सामान्य वो निम्न प्रकार है, क्या है देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, इस संघ के अधिकांश जंतु जलीय अथवा नम भूमि में पाए जाते हैं, जो कि बिल बनाकर निवास करते हैं। ओके, कुछ अन्य जंतुओं पर बाह्य परजीवी की तरह भी ये जो हमारे होते हैं एनिलिडा वो पाए जाते हैं, एनिलिडा संघ के जंतु। सेकंड, इनका कैरेक्टर होता है कि इन जंतुओं का शरीर लंबा, त्रिजनन स्तरीय। त्रिजनन स्तरीय का मीन क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि इनका जो हमारा भीतरी परत होती है वो 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बाह्य, अंतः तथा मध्य। ठीक है, अथवा त्रिकोरकी तथा द्विपार्श्व सम्मित होता है। शरीर जो होता है वो इनका खंडीय होता है तथा प्रत्येक खंड में सूख अथवा रोम पाए जाते हैं, जो कि प्रचलन में सहायता करते हैं, यानी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। शरीर भित्ति में स्तंभी उपकला, कोशिकाओं की एक पतली एपिडर्मिस जिससे कि बाहर पतली क्यूटिकल का आवरण काइटिन विहीन होता है। ठीक है, उसके बाद इनका कैरेक्टर ये भी होता है कि शरीर भित्ति चर्मीय पेशीय होती है तथा बाहरी पेशीय तंतु वृत्तीय और अंदर के अनुदैर्घ्य होते हैं। और जो हमारे एनिलिडा संघ के जंतु होते हैं इनमें सुविकसित पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जो जोकों में अत्यधिक रूपांतरित होता है। पाचन क्रिया बहुकोशिकीय होती है। ओके, और श्वसन क्रिया आर्द्र त्वचा या पार्श्व पदों तथा सिर के गिलों द्वारा होती है, यानी कि इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे वो गिल्स होते हैं। ओके, उसके बाद इन जंतुओं में सुविकसित या बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इन जंतुओं में जो श्वसन वर्णक होते हैं यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स वो हीमोग्लोबिन अथवा इरिथ्रोक्रोइन होते हैं, और रक्त कणिकाओं में ना होकर रक्त प्लाज्मा में घुली अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद होता है हमारे जो इनमें किडनीज होती हैं यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो वर्क करते हैं, अनेक जोड़े प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं, जो कि उत्सर्जन क्रिया में सहायता करते हैं। जबकि हमें क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में सिर्फ एक जोड़ी यानी कि अ पेयर ऑफ किडनीज पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र सुविकसित होता है। ओके, नर्वस सिस्टम जो होता है इनमें वो फुल्ली डेवलप्ड होता है, और एक जोड़ी प्रमस्तिष्क गुच्छिकाएं, एक दोहरा तंत्रिका रज्जु और प्रत्येक खंड में गुच्छिकाएं तथा पार्श्व तंत्रिकाएं, लेटरल जो हमारे नर्वस सिस्टम की होती हैं तंत्रिकाएं वो मिलकर आपस में तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद इन जंतुओं में ज्ञानेंद्रियों के रूप में, ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, स्पर्शक अंग, स्वाद कलिकाएं, संतुलन पुटियां, प्रकाशग्राही कोशिकाएं अथवा लेंस युक्त नेत्र पाए जाते हैं। और इस संघ के अधिकांश जंतु जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, और जंतुओं की जीवन चक्र में ट्रोकोफोर लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। अब देख लेते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिडा। ओके, जो हमारा फाइलम एनिलिडा होता है उसको देखिए, यहाँ पर जो हमारी क्लासेस हैं 4 इनमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है हमारी पोलीकीटा, सेकंड होती है ओलिकीटा, ठीक है, ओलिगोकीटा, और थर्ड होती है हमारी हिरुडीनिया, और फोर्थ और लास्ट होती है हमारी आर्के एनिलिडा। जो हमारी पोलीकीटा है, पोलीकीटा को 2 ऑर्डर्स में यहाँ डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा इरेंसिया, जिसका हमारा एग्जाम्पल होते हैं एफ्रोडाइट एंड नेरिस। ओके,
उसके बाद जो पोलिकीटा का हमारा सेकंड ऑर्डर होता है, ठीक है, सेडेंटेरिया। एग्जाम्पल होते हैं हमारे इसके किलोप्टेरस, हमारा एरेनिकोला एंड टेरेबेला। ओके, बहुत हार्ड नेम है अभी इनके। और उसके बाद सेकंड जो हमारी क्लास होती है ओलिगोकीटा, उसके 4 ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्लेसियोपोरा और एग्जाम्पल है हमारे इसके डेरो एंड ट्यूबिफिक्स। और जो हमारा ऑर्डर सेकंड है प्लेसियोपोरा प्रेसोथीकेटा। ओके, इसका एग्जाम्पल है हमारा एंकीथ्रियस। ओके, ऑर्डर है हमारा थर्ड जो है प्रोसोपोरा, इसका एग्जाम्पल है हमारा ब्रैंकियोप्डेला। और फोर्थ जो है हमारा ओपिसेथोपोरा, इसका एग्जाम्पल है हमारा ल्यूम्ब्रिकस फेरेटिमा। उसके बाद जो हमारी हिरुडिनिया है, इसको 3 जो हमारे 4 ऑर्डर्स हैं इनमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा एंगेथोप्डिला, एग्जाम्पल है हमारा साल्मोन। ऑर्डर जो हमारा सेकंड है, ठीक है, यानी कि गण सेकंड, वो होता है हमारा रिंकोपडेलिडिया और इसका हमारा एग्जाम्पल है पोंटेपडेला। और थर्ड जो है हमारा गनेप्थोडेलिडा, इसका एग्जाम्पल है हमारा हीरोडो एंड हीरोडेनेरिया, 2 हैं, ठीक है। और लास्ट ऑर्डर जो है हमारा इसका फेरिंगोपडेलिडा, इसके हमारे एग्जाम्पल है डायनिया एंड इरेब्रोडेला। और जो हमारे यहाँ पर देखिए आर्केनिल्डा है, इसका भी कोई ऑर्डर यहाँ पर नहीं है। ओके, सो ये हमारा पूरा इसका क्लासिफिकेशन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। आप देखते हैं हमारा जो सेकंड है, ठीक है, लोंग का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पायला में श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए, वे कैसे पानी और हवा में जीवन व्यतीत करते हैं, उल्लेख कीजिए। सो ये हमारा पायला का क्लासिफिकेशन। ओके, फाइलम होता है हमारा मोलस्का और क्लास होती है हमारी गैस्ट्रोपोडा, सब क्लास होती है हमारी प्रोसोब्रैंकिया। ऑर्डर होता है हमारा इसका मीजो गैस्ट्रोपोडा, जीनस होता है पाइला एंड स्पीसीज होती है हमारी ग्लोबोसा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, पाइला का जो हमारा श्वसन तंत्र है वो पढ़ने वाले हैं। पाइला में जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार से श्वसन होता है। ओके, जलीय श्वसन के लिए इनमें होता है टिनिडियम या क्लोम यानी कि गिल्स, तथा स्थलीय श्वसन के लिए इनमें पल्मोनरी कोस यानी पल्मोनरी सैक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एक जोड़ी न्यूकल क्यूब जो होते हैं, ठीक है, न्यूकल लोब, वो इसमें सहायक संरचनाओं की भांति कार्य करते हैं हमारे रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ पाइला, इनका हम डायग्राम भी देखने वाले हैं। ओके, सो टिनिडियम जो होता है पाइला में केवल एक लंबा कंघी के समान मोनोपेक्टिनेट क्लोम होता है, ठीक है, जो कि मेंटल गुहा के दाईं ओर ब्रैंकियल कक्ष की पृष्ठ दीवार से जुड़ा रहता है। और इसकी रचना में एक लंबी टिनिडियम जो अक्ष होती है वो पाई जाती है, यानी कि टिनिडियम एक्सियल। ओके, यह मेंटल भित्ति से जुड़ी रहती है, ठीक है। और इस कक्ष में एक अभिवाही और एक अपवाही रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर वेन्स जो होती हैं, इसमें ब्लड वेसल्स, वो क्या वर्क करती हैं, जो अभिवाही यानी कि एफरेंट होती हैं वो इनमें रक्त को लेकर जाती हैं, जो कि अपवाही होती हैं वो इनसे रक्त को बाहर लेकर आती हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं श्वसन तंत्र का जो हमारा पूरा वर्क है वो किसके थ्रू होगा, ब्लड के, ठीक है। जो हमारा मतलब हमने क्या है, इनमें भी कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि हम नोज के थ्रू लेते हैं, ठीक है, वो फेफड़ों में जाती है हवा, लेकिन फेफड़ों में जो एल्वोलाई होते हैं वो क्या करते हैं, रक्त को ग्रहण करके और शरीर में पूरे में उसका जो हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो करते हैं। उसी प्रकार से इनमें भी हमारा जो अभिवाही और अपवाही रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वो रक्त को लेकर जाती हैं और रक्त को लेकर आती हैं। ओके, टिनिडियल अक्ष पर एक पंक्ति में चपटे व तिकोने लैमेले जो होते हैं वो जुड़ी रहते हैं और प्रत्येक लैमिला अपने चौड़े आधार द्वारा टिनिडियल अक्ष से जुड़ा तथा ब्रैंकियल अक्ष में लटका रहता है, ठीक है। और टिनिडियम अक्ष के मध्य में एक लैमिला सबसे बड़ी होती है तथा दोनों ओर धीरे धीरे छोटे होते हैं। देखने वाले भी मैं आपको दिखाऊंगी। प्रत्येक लैमिला का दायां किनारा छोटा होता है और अभिवाही किनारा कहलाता है, ठीक है, तथा बायां किनारा अपवाही किनारा हमारा कहलाता है। लैमिला के अगले तथा पिछले तल पर हमारे प्लेट्स पाई जाती हैं, ठीक है, और ये अत्यंत संवहनीय होती हैं। और जो इनकी हिस्टोलॉजी होती है उसके आधार पर प्रत्येक लैमिला ब्रैंकियल एपिथीलियम के 2 स्तरों का बना होता है, जो कि संकरे स्थान द्वारा अलग होता है। एपिथीलियम में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं हमारी, नॉन सीलिएटेड, ठीक है, कोल्यूमिनार सेल्स एंड सीलिएटेड कोल्यूमिनार सेल्स एंड ग्रैंड्यूलर। जो हमारी ग्रैंडुलर सेल्स होती हैं वो अभी आप देखने वाले हैं। इनमें सारी सेल्स जो होती हैं हमारी, ये देख लीजिए, ये इनका डायग्राम है। ओके, इन स्तरों के आधार पर संयोजी ऊतक कोशिकाएं और तिरछी पेशी तंतुओं के होते हैं और इनके नीचे पैलियल एपिथीलियम ही होती हैं। देखिए, हम लंबा कंघी के समान
एक चित्र की बात कर रहे थे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिनिडियम, जो कि किस टाइप का होता है, एक लंबा कंघी के समान होता है। और इस पर जो हमारे यहाँ पर पेपिले जो होते हैं, ठीक है, वो बीच में तो सारे कितने होते हैं, बड़े होते हैं, और यहाँ पर जो अगर आप पार्श्व में देखेंगे वो छोटे होते चले जाएंगे दोनों साइड। और इनमें हमारी यहाँ पर देखिए एफेरेंट ब्लड वेसल्स यानी कि अभिवाही, और इफेरेंट ब्लड वेसल्स जो होती है यानी कि अपवाही। ओके, अब जो हमारी अभिवाही हैं वो रक्त को लेकर जाती हैं इनमें, जो कि अपवाही हैं वो रक्त इनसे लेकर आती हैं, यानी कि इफेरेंट जो होती हैं वो रक्त इनसे लेकर आती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दूसरा इसका डायग्राम है जहाँ पर सीलिया की बात कर रहे थे हम, इसमें टीनिया भी पाया जाता है, टिनिडियम एंड सीलिया, ठीक है। यहाँ पर इनमें स्पेस होता है इनके बीच में, और ये हमारा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है इनका, जिनमें कि गिल्स के द्वारा भी होता है और हमारा टिनिडियम के द्वारा भी होता है, यानी कि जलीय और स्थलीय इनमें दोनों प्रकार का जो हमारा श्वसन तंत्र होता है वो पाया जाता है। जबकि जल में होते हैं ये तो इनमें किसके द्वारा होती है, टिनिडियम के द्वारा, और स्थल पर अगर होते हैं तो इनमें हमारा पल्मोनरी कोस यानी पल्मोनरी सेक्स के द्वारा इनमें जो हमारा रेस्पिरेशन है वो होता है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, कंप्लीट पूछा गया है कि मत्स्य पालन क्या। ओके, और उसके बाद कि ये कैसे किया जाता है मछली पालन, ये करने वाले हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि मछली पालन जो होता है, मत्स्य पालन, पिसीकल्चर क्या होता है। खाद्य पदार्थ की प्राप्ति हेतु मछलियों के पालन को मत्स्य पालन कहते हैं। मछली उपयोग में भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि मत्स्य पालन में विश्व में 3रा स्थान है। ओके, मत्स्य पालन का प्रबंधन या मत्स्य पालन कार्यक्रम क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ पिसीकल्चर और फिश कल्चर प्रोग्राम। मत्स्य पालन केंद्र का उपयोग बड़ी संख्या में किया जाता है। ऐसे केंद्र अनेक जलाशय होते हैं जो कि ताजे पानी के स्रोत से जुड़े रहते हैं, ठीक है। जलाशय में प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग, स्फुटन और संवर्धन, पालन तथा संग्रहण कुंडों का सावधानी पूर्वक प्रबंधन जो होता है वो अनिवार्य होता है। ओके, इसमें क्या क्या होता है, हमारा स्फुटनशाला होती है जहाँ पर क्या है, यहाँ अंडों से लार्वा निकलते हैं। नर्सरी होती है जिसमें कि लार्वा वृद्धि करते हैं। पालन पोषण ताल होता है यानी कि रियरिंग टैंक, इसमें मछलियाँ बड़ी होती हैं। और संग्रहण ताल स्टॉकिंग टैंक होता है जिसमें कि मछलियों का संग्रह किया जाता है। ये देखिए आप डायग्राम यहाँ पर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो मछलियाँ होती हैं उनको पालते हैं, मत्स्य पालन इसमें करते हैं पिसीकल्चर में। जो पोंड होता है उसमें यानी कि जनन कराते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग पोंड जो होता है। यहाँ पर देखिए थ्योरी में सब समझ आ जाएगा आपको। कार्प यानी कि आहार में काम आने वाली मछली को ताल या टैंक अथवा फिर नदी के किनारे पर विशेष प्रकार के जनन स्थलों पर रखते हैं। मत्स्य पालन केंद्र में अनेक जलाशय या फिर ताल होते हैं जो कि ताजे व बहते हुए जल स्रोत से जुड़े रहते हैं। ओके, उसके बाद जो इसमें फिश लार्वा होता है यानी मत्स्य डिंब, जनन जलाशयों से मछलियों के डिंबों को एकत्रित किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर जो हमारे जनन जलाशय होते हैं वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं उनको एकत्रित कर लेते हैं। और डिंबों को एकत्रित करने के लिए नदियाँ व सरिताओं के मोड़ वाला स्थान अधिक उपयुक्त होता है। डिंब को एकत्रित करने वाले जाल को हम बेंची जाल कहते हैं, और यह जाल कीपनुमा तथा दोनों सिरों पर खुला रहता है। यह 10 से 20 फुट लंबा होता है और इसके पिछले सिरे पर 2x1x1 फुट का चौकोर गमछा लगा रहता है। और गमछे में मछली की विभिन्न अवस्थाओं को एकत्रित किया जा सकता है और इन्हें फिर हम स्फुटनशाला में स्थानांतरित कर देते हैं। स्फुटनशाला में क्या होता है, हमारा यहाँ पर अंडों से लार्वा निकलते हैं और हम जो स्फुटनशाला होता है उसमें निषेचित अंडों को स्फुटनशाला में रखते हैं। और स्फुटनशाला जनन स्थान के पास होनी चाहिए। ओके, इससे क्या होता है, हमारा खर्चा भी बचता है। ओके, इसका आकार जो होता है वो छोटा होना चाहिए और पानी भी केवल इतना होना चाहिए जो कि 1-2 महीने में सूख जाए। स्फुटनशाला की संख्या अधिक होनी चाहिए और स्फुटनशाला छोटे आकार के ताल होते हैं जिनमें निषेचित अंडों को रखा जाता है और इन अंडों को रखने के 2 से 15 घंटों में ही अंडों में स्फुटन होता है, ठीक है। फिश फ्राई का नर्सरी ताल में स्थानांतरण। अब जो फिश फ्राई होती है एकत्रित करके नर्सरी ताल में पहुंचाने से पहले कुछ समय के लिए पानी में रखकर इनका हम प्रानुकूलन किया जाता है और इनकी मृतकता को रोकने के लिए पानी का ताप जो होता है वो कम रखा जाता है। प्रदूषण एवं संक्रमण को रोकने के लिए मृतक फिश फ्राई को अलग करके निकाल दिया जाता है और अब हम इन्हें O2 युक्त धातुओं के पात्रों में सील करके नर्सरी में भेज देते हैं, ठीक है। जो हमारी एल्कलीथिन होता है उसकी थैलियों में भी नहीं रखकर हम हापा से नर्सरी भेजते हैं। नर्सरी में क्या होता है, फिश फ्राई काफ़ी छोटे तथा कोमल होते हैं। ओके,
फिश फ्राई के लिए ताल में पादप प्लवक तथा प्राणी प्लवक की मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए। ताल को परभक्षी व खरपतवार खाने वाली मछलियों से मुक्त रखना चाहिए, ओके, जिससे वो उन्हें खाना जाए। 10 से 15 सेंटीमीटर की होने पर फिश फ्राई को पालन पोषण ताल में भेज दिया जाता है। अब हम इनको क्या कहते हैं, फिंगरलिंग्स। जो फिंगरलिंग्स होती हैं अब वो पालन पोषण ताल में पहुंच गई। पालन पोषण ताल जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और इन तालों को अविषालु पदार्थों से मुक्त रखा जाता है, ठीक है। यह 6 फीट से गहरे नहीं होने चाहिए तथा इनमें फिंगरलिंग्स की संख्या के अनुरूप पर्याप्त खाद्य पदार्थ होने चाहिए। फिंगरलिंग्स के 20 सेंटीमीटर लंबा होने पर इन्हें स्टॉकिंग संग्रह टैंक में भेज दिया जाता है। अब क्या होता है, ये लास्ट है हमारा इसका, स्टॉकिंग टैंक खरपतवार तथा परभक्षियों से मुक्त होने चाहिए और पादप प्लवकों तथा प्राणी प्लवकों की वृद्धि के लिए इसमें उपयुक्त मात्रा में हमें उर्वरक यानी कि खाद डालने चाहिए। और मछलियों का पोषण करने का सबसे उपयुक्त जो समय होता है वो हमारा प्रातःकाल है। उसके लिए हम चावल, धान, सरसों, मूंगफली तथा तिलहन की खेती का चूरा अधिक उपयुक्त रहता है। अब यहाँ पर क्या होती है, हमारी मछली जो होती है वो स्फुटन जो हमारा होता है उसका, फिर उसके बाद हमारी क्या जो फिश फ्राई कहला रही थी, उसके बाद फिंगरलिंग्स। यहाँ पर हमारी एक पूरी जो बड़ी मछली होती है यानी कि वयस्क मछली, उसका निर्माण हमारा संग्रहण टैंक में हो जाता है। यहाँ पर जो होती है उसकी परिपक्व अवस्था वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो ये था हमारा लास्ट ईयर 2023 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।